Hawkins girl's head was severed and taken up the road about 25 to 50 yards. That I still felt in my regular life the full range of guilt and remorse about other things. You're going to represent yourself, or you're going to get another attorney? I'm staying with the man I know best right now, and that's me. And this morning, just after sunrise, the man suspected of brutally killing 36 women, many of them in Utah. He was the monster that everyone feared. Ted Bundy. Ted Bundy. Ted Bundy. Then Ted Bundy. Ted Bundy. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो तुम लोग। 1 महीना हो गया वीडियो डाले हुए, मुझे खुद बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, बट थोड़ा सा स्ट्रेस भरा महीना गया जनवरी का। नॉट बिकॉज ऑफ क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज़, वो करने में मुझे मज़ा आता है, ओके ना, वो दूसरी चीज़ें थी, बट काफ़ी ज़्यादा यार बुरा लग रहा था वीडियो नहीं डाल पाए। तो सोचा अपने बर्थडे मंथ यानी कि फरवरी की स्टार्टिंग करी जाए एक बेहतरीन सी क्राइम डॉक्यूमेंट्री के साथ। एंड ये क्राइम डॉक्यूमेंट्री बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने लिखने की कोशिश करी है, तो आई होप तुम्हें मज़ा आएगा। एंड बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और ये भी बताना तुम लोग कैसे हो यार, 1 महीना हो गया। सो कैसे हो सब लोग कमेंट्स में लिख कर बताना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 फरवरी 1974, 21 साल की लिंडा एन हेली नाम की एक लड़की जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी, वो अचानक से यूनिवर्सिटी की क्लासेस को अटेंड करना बंद कर देती है। उसके फ्रेंड्स को ये बात अजीब लगती है, वो कॉल्स करते हैं लेकिन लिंडा रिप्लाई ही नहीं करती। इस सब में सबसे बड़ी जो बात हो जाती है वो ये थी कि लिंडा अपने फैमिली डिनर पर भी नहीं जाती है, जो कि बाहर के देशों में काफ़ी ज़्यादा एक फंक्शन टाइप का माना जाता है फैमिली डिनर। एंड आज से पहले लिंडा ने ऐसा कुछ भी नहीं करा था, तो उसकी जो फैमिली थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। एंड उन्होंने फ़ौरन ही फैमिली डिनर के अगले दिन ही पुलिस को कॉल कर दिया। एंड जैसे ही पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली, वो फ़ौरन से लिंडा के घर गए। एंड लिंडा के घर जाकर वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, बिकॉज़ लिंडा कहीं पर भी नहीं थी, अपने घर में कहीं पर भी नहीं थी। पुलिस ने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करी तो घर बिल्कुल ही नॉर्मल लग रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि लिंडा के घर में कोई ज़बरदस्ती घुसा हो या फिर लिंडा की किडनैपिंग करी गई हो, बिल्कुल भी नहीं। वो घर एकदम नॉर्मल लग रहा था। एंड इसीलिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग था पुलिस के लिए भी। लेकिन जब उन्होंने थोड़ी सी और ज़्यादा ध्यान से इन्वेस्टिगेशन करी एंड जैसे ही उन्होंने लिंडा के रूम का जो बेड था उसका गद्दा पलटा, तो उन्होंने देखा कि उस गद्दे के बैक साइड पर काफ़ी सारा खून लगा हुआ था। एंड वो खून इतना ज़्यादा था कि डॉक्टर्स वगैरह ने एनालाइज कर ये बताया कि ये जिसका भी खून होगा वो इंसान या तो मर गया होगा या फिर मरने वाला होगा, इतना ज़्यादा खून ऑलरेडी निकल चुका है। अब पुलिस के हाथ में एक मर्डर या फिर किडनैपिंग का केस आ चुका था। एंड स्टार्टिंग तो इन केसेस की काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से होती है, एंड इस केस में भी यही हुआ। लिंडा के मिसिंग होने के बाद एंड जैसे उन्हें ये पता चला कि लिंडा का काफ़ी सारा खून निकल चुका है, तो पुलिस ने फ़ौरन से इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दी। उन्होंने काफ़ी सारे पोस्टर्स लगवाए, आसपास के लोगों से पूछताछ करी, लेकिन जैसा कि काफ़ी सारे केसेस में होता है कि लिंडा का कोई भी मर्डरर, सस्पेक्ट या फिर किडनैपर नहीं मिला पुलिस को। काफ़ी लंबे टाइम तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन तो करी लेकिन उनको कोई लीड ही नहीं मिली। एंड इस लीड ना मिलने के चलते केस को बंद करना पड़ा। लिंडा का केस इधर बंद हुआ नहीं था पूरी तरह से कि दूसरी तरफ एक के बाद एक काफ़ी सारी यंग फीमेल स्टूडेंट्स गायब होने लग जाती हैं। किसी को नहीं पता था ये कहाँ जा रही हैं, ये अपनी मर्ज़ी से जा रही हैं या फिर इन्हें कोई ज़बरदस्ती लेकर जा रहा है, बिकॉज कोई सस्पेक्ट भी नहीं था। सबसे ज़्यादा यू कैन से इंटरेस्टिंग बात यही थी इस केस में कि पुलिस को कोई सस्पेक्ट ही नहीं मिल रहा था जो कि ये कह सके कि मैंने इस लड़की को इस लड़के के साथ आखिरी बार जाते हुए देखा था या इस इंसान के साथ आखिरी बार जाते हुए देखा था। लिंडा का केस बंद होने के बाद 19 साल की डोना मैनसन जब एक रात एक कॉन्सर्ट में जा रही थी, तो उस रास्ते के बीच में ही उसको किडनैप कर लिया गया। डोना मैनसन ना तो कभी कॉन्सर्ट पहुंची एंड ना ही कॉन्सर्ट के बाद वो कभी भी घर वापस आई। डोना के गायब होने के फ़ौरन ही बाद 18 साल की सूजन रेनकोट एंड 22 साल की रॉबर्टा पार्क्स अपने ही कैंपस से गायब हो जाती हैं। वो दोनों कैंपस के अंदर ही घूम रही थी एंड वहाँ से ही कोई उन्हें किडनैप कर ले गया अपने साथ।
इन दोनों की किडनैपिंग के कुछ दिनों बाद ही 22 साल की ब्रेंडा बॉल्स को सिएटल की एक डिस्ट्रिक्ट से उठा लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है एंड पुलिस को अभी भी कोई लीड मिल ही नहीं रही थी। उन्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि ये जो लड़कियां हैं ये अपनी मर्जी से जा रही हैं या फिर इन्हें कोई ज़बरदस्ती लेकर जा रहा है। बिकॉज अगर ज़बरदस्ती लेकर जा रहा होता तो ये कैंपस से बाहर क्यों जाती हैं एक स्ट्रेंजर के साथ, अगर ये इतना ही डरी हुई होती तो। अब तक काफ़ी सारी लड़कियां किडनैप हो चुकी थी एंड जब भी ऐसा कोई सीन होता है जिसमें कि विक्टिम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं नंबर्स में, तो उसका फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है पुलिस के लिए। नुकसान ये होता है कि इतने सारे मासूम लोगों की जान ये एक किलर ले चुका है ऑलरेडी एंड आगे भी पता नहीं कितने लोगों की ले लेगा। एंड फ़ायदा ये होता है नंबर ऑफ़ विक्टिम्स के बढ़ने का कि पुलिस के पास एक पैटर्न आ जाता है कि किस तरह के लोगों को ये किलर मार रहा है, ये पकड़ रहा है बेसिकली। बिकॉज किलर हमेशा एक पैटर्न में, जो कि सीरियल किलर होता है, जो कि इतने मास मर्डर्स करता है, वो हमेशा एक पैटर्न का यूज़ करता है। वो हमेशा एक जैसे सिमिलर विक्टिम्स को ही मारने की कोशिश करता है एंड कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हर विक्टिम में देखने को मिलती हैं। अब पुलिस ने सबसे पहले ये चीज़ नोटिस करी कि अभी तक जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं वो सब ही काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, वो सारी ही काफ़ी ज़्यादा स्लिम थी, उन सब के ही लंबे काले बाल थे एंड सब ही सेंटर पार्टिंग करती थी अपने बालों की। अभी तक ऑलमोस्ट 6 किडनैपिंग्स हो चुकी थी लेकिन पुलिस के पास कोई लीड ही नहीं थी। बिकॉज पुलिस के पास कोई प्रूफ ही नहीं था कि इन लड़कियों को ज़बरदस्ती कोई किडनैप कर लेकर जा रहा है एंड पुलिस का अंदाज़ा एकदम ऑलमोस्ट 100% यही था कि ये लड़कियां खुद ही इस किडनैपर के साथ एक सुनसान सी जगह पर जा रही हैं एंड जहां पर जाने के बाद ये किडनैपर उनको मे बी बेहोश कर देता है या फिर उन्हें मार कर अपने साथ ले जाता है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही था कि चलो मान लिया कि ये लड़कियां खुद ही किलर के साथ जाती हैं, लेकिन आखिर क्यों ये सारी लड़कियां एक अननोन आदमी के साथ उसके कहने पर किसी दूसरी जगह पर जाएंगी। 14 जुलाई 1974 ये एक छुट्टी का दिन था एंड बिकॉज ये छुट्टी का दिन था तो बीच पर काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। काफ़ी सारे लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए थे, अपने दोस्तों के साथ आए थे एंड काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। इन्हीं सब में एक लड़की थी जैनिस, जो कि अकेली आई हुई थी इस बीच पर, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी अपने अकेलेपन में ही एंड काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी अपना मी टाइम। जैनिस वहाँ पर बैठी हुई थी कि अचानक से जैनिस के पास एक आदमी आता है एंड जैसे ही जैनिस उस आदमी की तरफ देखती है तो सबसे पहला थॉट जो उसके मन में आता है वो ये था कि ये कितना हैंडसम है। वो आदमी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात कर रहा था एंड उस आदमी ने जैनिस से ये कहा कि वो अपने साथ एक नैरो बोट लेकर आया था बीच के लिए, लेकिन वो बोट जो है कार से अटैच्ड है एंड उसकी कार पार्किंग में है। वो चाहता है कि जैनिस उसकी हेल्प कर दे उस बोट को पार्किंग से बीच पर लाने में। अब जैनिस तो उस बीच पर अकेली ही थी और उसको ऐसा कुछ काम भी नहीं था, इसीलिए वो उस आदमी की बात मान जाती है एंड उस आदमी के पीछे पीछे पार्किंग लॉट में चली जाती है। एंड ये आखिरी बार था जब किसी ने जैनिस को देखा हो। अब जैनिस की किडनैपिंग के बाद हम काफ़ी सारी बातें इस किलर के बारे में समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, इसको किसी भी चीज़ का डर नहीं है, या फिर तुम ऐसा कह सकते हो पिछले 6 मर्डर्स या फिर किडनैपिंग करने के बाद इसके अंदर से डर निकल चुका है पकड़े जाने का। बिकॉज तुम खुद सोचो, जहाँ पर सीरियल किलर्स मौका ढूंढते हैं कि ये लड़की या ये लड़का एक सुनसान जगह में जाएं, वहाँ पर वो उस पर अटैक करें, ये किलर या फिर ये किडनैपर भरे बीच में जहाँ पर इतने सारे लोग आए हुए हैं, कोई भी उसे देख सकता है, उस बीच में वहाँ पर जाकर एक लड़की को किडनैप कर रहा था। तो तुम उसकी डेयरिंग तो समझ ही सकते हो। और ये बंदा खुद पर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था तुम इसी बात से समझ सकते हो, क्योंकि जैनिस को किडनैप करने के कुछ घंटों बाद ही ये बंदा फिर से इसी सेम बीच पर आया जहाँ से इसने जैनिस को किडनैप करा था एंड इसी सेम बीच से इसने एक और लड़की को किडनैप करा उसी सेम दिन पर। डेनिस नेज़लैंड नाम की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस बीच पर इस छुट्टी वाले दिन पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने के लिए आई हुई थी एंड इसी बीच वो वॉशरूम के लिए गई, लेकिन वॉशरूम से कभी वापस ही नहीं आई। बाद में ये भी पता चला पुलिस को कि 14 जुलाई 1974 के इसी दिन पर काफ़ी सारी लड़कियों ने ये बताया कि उनके पास एक आदमी आया था जो कि अपना हाथ दिखाकर ये कह रहा था, मेरा हाथ टूट गया है कि तुम प्लीज़ मुझे मेडिकल केयर में लेकर चल सकती हो। बेसिकली वो ये कोशिश कर रहा था कि अपना टूटा हुआ हाथ दिखाकर अगर एक लड़कियों का ग्रुप है तो उनमें से एटलीस्ट एक लड़की को उस पर तरस आए एंड वो एक लड़की थोड़ा सा अलग को चले अपने ग्रुप से।
अब जब दो लड़कियां एक ही जगह से एक ही दिन में एक ही वक्त गायब हो गई थी, अब तक पुलिस को ये बात रियलाइज़ हो गई थी कि ये जो किडनैपर है ये एक ही किडनैपर है जिसने इन 8 लड़कियों को किडनैप करा है। बिकॉज पैटर्न्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे, वो एक ही तरह की लड़कियों को किडनैप कर रहा था। एंड अब पुलिस को जो नई बात पता चली थी वो ये थी कि ये किलर काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। इस वक्त तक पुलिस को ये बात समझ आ चुकी थी कि आखिर ये बंदा इतनी सारी लड़कियों को कैसे किडनैप कर पा रहा है, ख़ास करके एक क्राउडेड प्लेस से किस तरह से बिना किसी की नज़र में आए ये बंदा इन लड़कियों को अपने साथ एक सुनसान सी जगह पर ले जा पा रहा था। तो बेसिकली पुलिस ने अंदाज़ा ये लगाया कि ये बंदा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात कर लेता है, तो ये उन लड़कियों को अप्रोच करता होगा, उनसे बातचीत करता होगा एंड उनको अपने इस जाल में फंसाता होगा। कभी कभार ये, जैसे कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला था कि ये एक बंदा अपना हाथ, टूटा हुआ हाथ लेकर आ रहा था कि भाई मेरा हाथ टूटा हुआ है, प्लीज़ मुझ पर तरस खाकर मुझे हॉस्पिटल केयर में लेकर चलो। तो पुलिस ने ये अंदाज़ा लगाया कि या तो ये जो किडनैपर है ये अपने ऊपर तरस खिलवाता होगा उन लड़कियों को, बिकॉज़ लड़कियां काफ़ी ज़्यादा आसानी से तरस खा जाती हैं ना, जिसके ऊपर चोट लगी हुई होती है और ये सब। तो पुलिस का अंदाज़ा यही था कि ये अपने ऊपर तरस खिलवाकर उन लड़कियों को एक सुनसान सी जगह पर लेकर जाता है या फिर उनसे थोड़ा सा फ्लर्ट वगैरह कर उनको थोड़ा सा इम्प्रेस कर अपने साथ चलने को कहता है एंड एक सुनसान सी जगह पर ले जाकर उनको किडनैप कर लेता है या मार देता है या जो भी उसका आगे का सीन रहता होगा। अब ये जो किडनैपर था उसने तो अपनी डेयरिंग एक दिन में एक ही जगह से एक ही टाइम में 2 लड़कियों को किडनैप कर दिखा दी थी, लेकिन मेरे हिसाब से डेयरिंग हर जगह पर काम नहीं करती है, कभी कभार तुम्हारा लूज़र भी बन जाता है। एंड यही हुआ इस किडनैपर के साथ भी। बेसिकली अब एक दिन में जब 2 किडनैपिंग्स हुई थी तो पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से पूछताछ करी हर एक इंसान से जो कि उस दिन उस बीच पर मौजूद था। एंड पुलिस के सामने काफ़ी सारे लोग आए जिन्होंने इस एक आदमी को देखा था जो कि इस तरह की हरकतें कर रहा था। वो बार बार लड़कियों के पास जाता था, उनसे बोलता था कि मेरे साथ चलो, नहीं मानती थी तो दूसरी के पास जाता था। एंड इसी तरह से काफ़ी सारे लोगों ने इस आदमी को देखा था। अब जब पुलिस ने इसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में कुछ और लोगों से पूछताछ करी तो उन्होंने पुलिस को इस बंदे का नाम टेड बताया। एंड इवन उन लोगों ने तो पुलिस को हेल्प भी करी इस टेड नाम के बंदे का स्केच बनाने में। अब पुलिस के पास एक नाम था एंड एक स्केच, एंड पुलिस ने वही करा जो उन्हें करना चाहिए था। एंड उन्होंने इस नाम एंड स्केच को हर एक न्यूज़पेपर में छपवा दिया, हर एक जगह पर इस पोस्टर को लगवा दिया कि अगर तुम्हें कोई भी इस तरह का इंसान देखने को मिले अपने आसपास तो फ़ौरन पुलिस को कांटेक्ट करो। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि इस किडनैपर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों ने जब इस न्यूज़पेपर में इस स्केच को देखा तो वो फ़ौरन ही इस इंसान को पहचान गए। उन्होंने जैसी न्यूज़पेपर देखा, उन्होंने देखा कि इस बंदे का नाम टेड बताया जा रहा है। एंड उन्हें ध्यान आया कि उनके नेबरहुड में भी तो एक टेड बंडी नाम का इंसान रहता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात करता है लोगों से। लेकिन किसी ने भी टेड बंडी को रिपोर्ट नहीं करा पुलिस के पास, बिकॉज टेड कैसे एक किलर हो सकता है, बिकॉज वो तो काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग है, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। हैंडसम और चार्मिंग इंसान किलर तो नहीं हो सकते ना। टेड बंडी 1946 के साल में एक अनवेट मदर्स होम में पैदा हुआ था। अनवेट मदर्स होम ऐसी जगहें होती थी जहां पर वो औरतें आकर अपने बच्चे को जन्म देती थीं जिनका हस्बैंड उन्हें छोड़कर भाग जाता था या फिर जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी। बिकॉज़ पहले के टाइम पर एक ऐसी औरत जो कि प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है और उसके साथ में उसका कोई हस्बैंड या फिर उसका कोई फियांसे ना हो तो उनको बहुत ही ज़्यादा बुरी नज़रों से देखा जाता था, काफ़ी ज़्यादा नीची नज़रों से देखा जाता था। तो इसीलिए अनवेड मदर्स होम बनाए गए थे ताकि इस तरह की औरतें इस जगह पर आएँ एंड सेफली और काफ़ी ज़्यादा अच्छे इन्वायरमेंट में अपने बच्चे को एटलीस्ट जन्म दे सकें। टेड की जो माँ थी वो सिर्फ 22 साल की थी जब उन्होंने टेड को जन्म दिया था एंड उनके पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपने पेरेंट्स के घर जाकर रहेंगी। अब जब वो वहाँ पर गई तो उनके पेरेंट्स एंड उन्होंने डिसाइड करा कि बिकॉज़ टेड की जो माँ थी वो एक सिंगल मदर थी, उनका हस्बैंड पता नहीं, अब मुझे ये कंफर्म नहीं पता चला कि वो मर गए थे या भाग गए थे, बट
मेन बात यह है कि टेड की माँ सिंगल माँ थी। अब लोग अगर ये देखेंगे कि ये औरत है एंड इसका बच्चा है एंड इनका हस्बैंड नहीं है कोई, इनका फादर नहीं है इस बच्चे का कोई, तो वो काफ़ी ज़्यादा बुराई करेंगे इनकी फैमिली की एंड काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होगी इनकी पूरी फैमिली की। तो जो टेड की माँ थी उन्होंने एंड उनके पेरेंट्स ने ये डिसाइड करा कि टेड को ये बताया जाएगा कि जो उसकी एक्चुअल माँ है वो उसकी बहन है एंड जो उसकी माँ के पेरेंट्स थे वो उसके पेरेंट्स हैं। तो मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। तो बेसिकली टेड जिस घर में बड़ा हुआ उसमें एक कपल रहता था एंड एक लड़की रहती थी। तो टेड को ये बताया गया कि ये जो लड़की है वो उसकी बहन है सगी, और ये जो कपल रहता है वो उसके पेरेंट्स हैं, एक्चुअल पेरेंट्स। जबकि इसका उल्टा था, जो वो लड़की थी उस घर में वो उसकी एक्चुअल माँ थी और जो वो कपल थे वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे बेसिकली। कुछ टाइम बाद टेड अपनी माँ के साथ एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया था और इस जगह पर टेड की जो माँ थी उन्होंने एक दूसरी शादी करी एक जॉनी बंडी नाम के मिलिट्री कुक से। और जॉनी जो था उसने टेड को अपने बच्चे के रूप में एक्सेप्ट करा और यहीं से टेड को अपना सेकंड नेम मिला, बंडी। टेड ने जब स्कूल जाना शुरू किया तो स्कूल में जाकर वो ज़्यादातर पढ़ाई में ही लगा रहता था, इतना ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था और इसीलिए जो क्लासमेट्स थे जो थोड़ा बहुत उसको टीज़ भी करा करते थे उनको भी इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि आखिर ये टेड नाम का इंसान है कौन। टेड ना तो किसी से ज़्यादा बात करता था ना ही किसी से ज़्यादा घुल मिलता था, वो बस अपने में लगा रहता था। जब टेड थोड़ा सा और बड़ा हुआ, थोड़ा और मैच्योर हुआ तो उसके सामने एक सच आया और ये सच सुनने के बाद उसकी पूरी दुनिया ही एक तरह से टूट सी गई, बिकॉज़ उसको पता चला कि अभी तक वो जिस औरत को अपनी बहन मान रहा था वो उसकी असली माँ थी। एंड अगर सोचो तो कितनी ज़्यादा शॉकिंग एंड डिप्रेसिंग बात है ये कि तुमने बचपन से जिस औरत को अपनी बहन माना था आज तुम्हें पता चल रहा है कि वो तो तुम्हारी एक्चुअल माँ थी और तुम्हारी पूरी फैमिली ने ये बात तुमसे छुपा कर रखी हुई थी। तो टेड के मन में भी यही आया कि वो अपनी फैमिली पर भी भरोसा नहीं कर सकता किसी भी चीज़ को लेकर, बिकॉज़ इतनी बड़ी बात को उन्होंने छुपा कर रखा था उससे। अब 1966 में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन सिएटल में टेड ने एडमिशन लिया और यहाँ पर आने के बाद टेड की एक अलग ही साइड बाहर निकल कर आई। वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने लग गया, वो दोस्त बनाने लग गया, वो दूसरी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने लग गया और एक अलग ही इंसान बन गया था बेसिकली टेड यहाँ पर आकर। उसके दोस्त उसे पसंद करते थे, लड़कियों के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लग गया था बिकॉज ऑफ हिज हैंडसम एंड चार्मिंग लुक्स। और यहीं पर टेड को ये बात समझ भी आने लग गई थी कि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम एंड चार्मिंग दिखता है, एटलीस्ट लड़कियों को जो चेहरा पसंद आ जाए वो चेहरा उसका है। टेड इस बात को समझने लग गया था। अब इसी यूनिवर्सिटी में टेड मिला एक लड़की से जो कि टेड की ही तरह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी पूरी यूनिवर्सिटी में, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, काफ़ी ज़्यादा रिच भी थी, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थी। उसको देखते ही टेड को एक पहली नज़र वाला प्यार हो गया उस लड़की से और टेड ने अपनी एक फ्रेंड से उस टाइम की ये भी कहा था कि मैं शादी करूँगा तो इस ही लड़की से करूँगा। टेड ने उस लड़की से बातचीत करी और लकीली उस लड़की को भी टेड काफ़ी ज़्यादा पसंद था। दोनों ने फ़ौरन ही डेट करना शुरू कर दिया। दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी, लेकिन 1 साल की रिलेशनशिप के बाद उस लड़की को ये रियलाइज़ हुआ कि टेड का कोई फ्यूचर प्लान ही नहीं है। वो कभी सोचता ही नहीं है कि उसे आगे जाकर क्या करना है या फिर वो अपने फ्यूचर को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। और ये बात उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी एंड उसने टेड से काफ़ी बार इस बात पर डिस्कशन भी करा, लेकिन टेड काफ़ी ज़्यादा अनसीरियस था इन सारी बातों को लेकर। वो ऑल्दो इस यूनिवर्सिटी में लॉ कर रहा था लेकिन वो लॉ को भी लेकर इतना ज़्यादा पैशनेट नहीं था। इस सब के चलते वो लड़की एक दिन टेड से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई और टेड से ब्रेकअप कर लिया। अब जैसे ही टेड के साथ ये हुआ तो वो बिल्कुल पूरी तरह से टूट गया, बिकॉज़ ये वो लड़की थी जिससे कि टेड शादी करने वाला था आगे चलकर और वो लड़की उसे छोड़कर जा चुकी थी। तो टेड काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था इस टाइम पर, लेकिन उसने हार नहीं मानी और जिन चीज़ों की वजह से वो लड़की टेड को छोड़कर गई थी टेड ने उन चीज़ों पर इम्प्रूव करना शुरू करा। वो अपनी स्टडीज़ को लेकर सीरियस हो गया, वो अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया, वो अपने लॉयर के प्रोफेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने लग गया था
और फाइनली ये सारी चीज़ें देखकर टेड को इतना ज़्यादा मेहनत करते हुए देखकर वो लड़की भी वापस से टेड से इम्प्रेस हो गई एंड फाइनली टेड ने एक बार फिर से उसी लड़की का दिल जीत लिया था। सब कुछ जैसा चल रहा था फिर से इनकी लाइफ में, दोनों ही आपस में बातचीत करने लग गए थे, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोबारा से रिलेशनशिप में आ गए थे। इवन दोनों शादी के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अचानक से एक दिन टेड ने उस लड़की से सारे कॉन्टेक्ट्स तोड़ दिए। टेड ने उस लड़की से बात करना बंद कर दिया, उससे मिलना बंद कर दिया, इवन टेड ने किसी से भी मिलना बिल्कुल ही बंद कर दिया। ऐसा था मानो टेड गायब हो गया है सबकी ज़िंदगी से, किसी को नहीं पता था टेड कहाँ पर है। नाइनटीन 1974 का ये साल था जिस साल टेड ने अपने सारे रिलेशंस तोड़ दिए थे हर किसी से जिसको भी वो जानता था, और वो एकदम गायब हो गया था। और इसी साल टेड ने अपनी पहली विक्टिम लिंडा एन हेली को भी किडनैप करा। उसने उसे किडनैप करा, सेक्सुअली असॉल्ट करा, मर्डर करा। और लिंडा के साथ ये सब करने के बाद टेड ने 8 और लड़कियों को किडनैप करा, उनको सेक्सुअली असॉल्ट करा, उनको ब्रूटल टॉर्चर करा, उनको जान से मारा, उनका सर काट कर अपने पास रखा। अब टेड ने अपने जितने भी विक्टिम्स उसने किडनैप करे, मर्डर करे, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट एक्ट्स करे थे। और जब टेड से बाद में ये पूछा गया कि उसने इतना ज़्यादा ब्रूटल टॉर्चर क्यों करा अपने विक्टिम्स को, तो टेड ने इसका इल्ज़ाम लगाया था एक्सप्लिसिट वीडियोस पर, मैगज़ीन्स पर। और जब मैंने थोड़ा सा और रिसर्च करी तो मुझे ये पता चला कि टेड बचपन में कुछ कॉमिक बुक्स पढ़ता था और इन कॉमिक बुक्स के जो कवर होते थे उनको एनेक्ट करने की कोशिश करता था टेड अपने विक्टिम्स पर। तुम इन कवर्स को देख ही सकते हो किस तरह का ये डिपिक्शन कर रहे हैं, और यही सारी चीज़ें टेड की एक तरह से फैंटेसी बन गई थी। तो स्पेकुलेशन यही लगाई गई थी कि जो टेड की गर्लफ्रेंड थी वो उसे अपने साथ ये सारी चीज़ें नहीं करने देती थी कंसेंट के साथ। तो टेड ने ये डिसाइड करा कि वो किडनैप करेगा एंड ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें करेगा अपने विक्टिम्स के साथ। और चैप्टर 1 में जब मैंने तुम्हें ये बताया था कि टेड ने अभी तक जिन भी 8 लड़कियों को किडनैप करा था वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी, देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, उनके काफ़ी ज़्यादा लंबे घने बाल थे। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली टेड की गर्लफ्रेंड से मेल खा रही थी। टेड जानबूझकर स्पेसिफिकली इन्हीं लड़कियों को किडनैप कर रहा था जो कि उसकी गर्लफ्रेंड की तरह दिखती थी एंड उनको ब्रूटली टॉर्चर एंड मर्डर कर रहा था। अब 1974 के सितंबर में टेड इस सिएटल वाली जगह से निकलकर इन 8 लड़कियों का मर्डर करने के बाद वहाँ से भाग जाता है और सॉल्ट लेक सिटी की यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा में एडमिशन ले लेता है। वो हमेशा से ही लॉ में इंटरेस्टेड था तो वो एक लॉ के कोर्स में यहाँ पर एडमिशन लेता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान किसी दूसरी चीज़ पर था। टेड के सॉल्ट लेक सिटी में घुसने के फ़ौरन बाद ही पुलिस के पास काफ़ी सारी मिसिंग रिपोर्ट्स आने लग गई यंग लड़कियों की। और इस नई जगह में आने के सिर्फ और सिर्फ 7 महीने के अंदर अंदर टेड 10 मर्डर कर चुका था। ऐसा भी नहीं था कि टेड जिन लड़कियों को अप्रोच करता था वो सारी ही लड़कियां टेड के साथ काफ़ी ज़्यादा आसानी से चलने को राज़ी हो जाती थी बिकॉज ऑफ हिज लुक्स। बिकॉज एक दिन 22 साल की कैरल को टेड ने किडनैप करने की कोशिश करी। उसने कैरल को अप्रोच करा एज अ पुलिस ऑफिसर और उसने कैरल से ये कहा कि मैं तुम्हें सेफली तुम्हारे घर तक पहुँचा दूँगा तो तुम मेरे साथ कार में बैठ जाओ। कैरल उसके साथ कार में तो बैठी, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। तो इसीलिए जैसे ही टेड ने उसकी तरफ थोड़ा सा मूवमेंट करा, कैरल ने दरवाज़ा खोला और वो गाड़ी से कूद कर भाग गई। अब 16 अगस्त के दिन टेड अपने हाथ में एक सूटकेस लिए फिर से एक और विक्टिम की तलाश में निकला हुआ था कि अचानक से एक पुलिस ऑफिसर की नज़र पड़ी टेड पर। और टेड उन्हें फ़ौरन से ही काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस आदमी लगा तो वो टेड के पास गए, उसको अपनी कस्टडी में लिया एंड जैसे ही उसका सूटकेस खोला तो उन्होंने देखा कि उस सूटकेस में एक मास्क, एक नाइफ, हैंडकफ और ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी। और इससे पहले कि टेड छूटता, फॉर्चुनेटली कैरल खुद ही आई सामने और उसने पुलिस को ये कंफर्म करा कि इस टेड नाम के आदमी ने उसको किडनैप करने की कोशिश करी थी कुछ ही दिनों पहले। अब पुलिस को ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि जिस इंसान को वो इतने टाइम से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो फाइनली उनके हाथ में आ चुका है और वो इंसान टेड बंडी ही है।
अब पुलिस बस ये चाहती थी कि जल्द से जल्द टेड को कोर्ट में ले जाया जाए, उसको सज़ा दिलवाई जाए, लेकिन टेड के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। टेड ने कहा कि वो अपना केस खुद ही लड़ेगा और इस केस को लड़ने के लिए उसे परमिशन दी जाए कि वो जेल की लाइब्रेरी को एक्सेस कर सके। अब कोर्ट की नज़र में ये कोई ऐसे अनयूजुअल रिक्वेस्ट नहीं थी और इसीलिए टेड को इन दोनों ही चीज़ों की परमिशन दे दी जाती है। कुछ दिनों तक तो काफ़ी ज़्यादा शांति से लाइब्रेरी में गया, वहाँ पर अपना काम करा एंड वापस अपने सेल में आ गया। लेकिन जैसे ही उसे एक दिन मौका मिला तो वो फ़ौरन से लाइब्रेरी की छत से कूद गया और पैदल ही पहाड़ों में भाग गया। जब तक पुलिस को ये बात कंफर्म हुई कि टेड भाग चुका है, तब तक टेड काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुका था और वो उन्हीं पहाड़ों में अगले 8 दिन तक छुपा रहा। 8 दिनों तक उन पहाड़ियों में छुपे रहने के बाद जब टेड वापस से नॉर्मल स्ट्रीट पर आया तो आते ही उसने एक कार चुरा ली। लेकिन फॉर्चुनेटली थोड़ा ही दूर जाने के बाद उस कार से एक पुलिस ऑफिसर ने टेड को रोका एंड फाइनली टेड फिर से पकड़ा जा चुका था एंड उसको जेल में भी डाल दिया गया। अब टेड फिर से दूसरी बार इस जेल में आ चुका था, लेकिन अभी भी टेड ने हार नहीं मानी थी और वो एक मौका ढूंढ रहा था इस जेल से फिर से भागने का। कुछ टाइम तक तो टेड बिल्कुल ही शांत रहा, लेकिन 30 दिसंबर 1977 के दिन टेड ने डिसाइड करा कि वो आज सीलिंग से भागेगा। उसने डिसाइड करा कि वो उसके सेल की जो सीलिंग है उससे होता हुआ बाहर निकलेगा इस जेल से। टेड ने पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था क्योंकि वो अपना वज़न गिराने की कोशिश कर रहा था और अब तक टेड ने अच्छा खासा वज़न गिरा भी लिया था। तो टेड ने वही करा जो उसने प्लान करा था। वो 30 दिसंबर को सीलिंग में चढ़ा एंड वहाँ से वो अपने जेल के जेलर के घर में घुसा उस सीलिंग के थ्रू। उस सीलिंग से गया, जेलर के घर में गिरा और वहाँ से भाग गया। ये दूसरी बार था जब टेड एक जेल से भाग चुका था और फिर जब तक पुलिस को ये पता चला कि टेड यहाँ पर नहीं है, तब तक टेड ऑलमोस्ट 800-900 माइल दूर जा चुका था। टेड वहाँ से भागा और शिकागो में जाकर वो फाइनली रुक गया। शिकागो में उसने अपना एक नया नाम रखा, नई पहचान बनाई, लेकिन उसकी फितरत अभी भी सेम पहले जैसी ही थी। जिम स्वेल जो कि उस टाइम के चीफ ऑफ पुलिस एंड सार्जेंट थे, उनके पास रात में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग कॉल आया। उस कॉल की तरफ एक दूसरा ऑफिसर था जिसने जिम को ये बताया कि उन्हें एक घर में 4 लड़कियों की लाशें मिली हैं, जिनमें से 2 तो कम्प्लीटली मर चुकी हैं और 2 मरने वाली हैं। जिम काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए एंड वो फ़ौरन से उसी टाइम क्राइम सीन पर पहुँचे। जैसे ही वो उस घर के फर्स्ट फ्लोर पर गए तो उन्हें मार्गरेट ब्राउन नाम की एक लड़की मरी हुई मिली। लड़की को गला दबाकर मारा गया था और गला दबाने से पहले उसके सर पर किसी बहुत ही ज़्यादा मजबूत चीज़ से अटैक करा गया था। इतनी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ से अटैक करा गया था कि जो मार्गरेट का स्कल था उसमें क्रैक आ गया था। मार्गरेट की डेड बॉडी के थोड़ी ही दूर उसकी एक दोस्त लीसा की भी डेड बॉडी पुलिस को वहीं पर मिली और लीसा को भी सेम उसी तरह से मारा गया था जिस तरह से मार्गरेट पर अटैक हुआ था। बाकी जो 2 दोस्त थीं वो फॉर्चुनेटली उन्हें सही टाइम पर हॉस्पिटल ले जाया गया एंड फाइनली वो ज़िंदा बच गई थी। शिकागो में ये मर्डर्स होने के ऑलमोस्ट 3 हफ्ते बाद पुलिस के पास एक कंप्लेंट आती है। ये कंप्लेंट थी एक वाइट वैन के मिसिंग होने की, लेकिन पुलिस ने इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस पर अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अनटिल उनके पास एक और रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि एक 12 साल की बच्ची को किडनैप कर लिया गया है। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो उन्हें पता चला कि इस लड़की का नाम किम्बर्ली था और ये एक तरह से यंगेस्ट विक्टिम थी टेड बंडी की। इस 12 साल की लड़की को एक आदमी ने देखा था और उस आदमी ने ये बताया कि किम्बर्ली काफ़ी ज़्यादा रो रही थी जब उसने उसे देखा था और एक आदमी किम्बर्ली को एक वाइट वैन में अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा था ज़बरदस्ती। उस आदमी को ये लगा कि ये पेरेंट्स हैं और बच्ची किसी दूसरी चीज़ के लिए रो रही है और पेरेंट्स उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उसने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें वो वाइट वैन एक जंगल में खड़ी हुई मिल गई। उस वाइट वैन में काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो रखा था एंड एक चाकू भी पड़ा था, जिस चाकू से पुलिस ने ये सस्पेक्ट करा कि टेड बंडी ने किम्बर्ली को मारा होगा।
और ये बात सच भी साबित हो गई जब पुलिस को वैन मिलने के कुछ ही दिनों बाद उसी जंगल में थोड़ा सा दूर किम्बर्ली की डेड बॉडी मिली। उस 12 साल की लड़की को टेड बंडी ने जान से मार दिया था ब्रूटली, और उसकी बॉडी को उस जंगल में फेंक कर वो वहाँ से भाग गया था। 15 फैब अराउंड 1:30 AM के आसपास फ्लोरिडा में पुलिस ने स्पॉट करा एक कार को जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड में जा रही थी, और उसके अंदर का आदमी काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस लगा पुलिस को। तो उन्होंने उस आदमी को इशारा करा रुकने का, लेकिन वो आदमी रुका नहीं बल्कि उसने अपनी कार को और स्पीड में बढ़ा दिया। पुलिस ने उसकी कार को चेस करना शुरू करा, लेकिन अचानक से उस आदमी ने पुलिस के ऊपर काफ़ी सारी गोलियों से फायर भी करा। बट फॉर्चुनेटली एट द एंड ऑफ दिस चेस पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया था, और यह आदमी और कोई नहीं बल्कि टेड बंडी ही था। टेड ने जब स्टार्टिंग में पुलिस ने उस आदमी से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो टेड ने एक फेक नेम बताया, लेकिन जब उससे थोड़ा सा और अच्छे से पूछा गया उसे कस्टडी में लेने के बाद, तो फाइनली टेड ने ये बताया, ये कन्फेस करा कि वो और कोई नहीं बल्कि टेड बंडी ही है। टेड बंडी एक बार फिर से कस्टडी में आ चुका था, एक बार फिर से पकड़ा जा चुका था, और इस बार टेड बंडी के लिए भाग जाना नामुमकिन था, बिकॉज पुलिस ने पूरा मेक श्योर कर दिया था कि इस बार टेड बंडी को भागने देना ही नहीं है। उन्होंने सिक्योरिटीज़ बढ़ा दी थी टेड बंडी के आसपास, उनकी हर वक्त नज़र थी टेड बंडी पर। फाइनली स्टार्ट हुआ टेड बंडी का कोर्ट ट्रायल, जिसमें कि टेड बंडी ने खुद को रिप्रेजेंट करा, और ये ट्रायल चला ऑलमोस्ट 11 साल तक। बंडी ने जहाँ पर एक तरफ खुद को रिप्रेजेंट तो करा, और काफ़ी लोगों ने ये बात बोली कि टेड बंडी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लॉयर बन सकता था, उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स पुटअप भी करे थे कोर्ट में, लेकिन ऑब्वियसली जो सच था वो तो सच ही था। और जब एक बार एविडेंस एक के बाद एक निकलना शुरू हुए, तो टेड के लिए खुद को ही बचा पाना नामुमकिन सा हो गया था। कैरोल, जिसको कि उसने किडनैप करने की कोशिश करी थी, जिसने पहले भी विटनेस बनी थी वो टेड को आइडेंटिफाई करने में, वो भी कोर्ट के सामने आई, एंड उसने कोर्ट के सामने टेड को आइडेंटिफाई करा, और कैरोल ने ये बताया कि इसी इंसान ने उसको किडनैप करने की कोशिश करी थी। के बाद जो एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा एविडेंस निकल कर आया वो था लीसा की बॉडी पर जो टेड ने दांतों के निशान छोड़े थे। लीसा जो एक विक्टिम थी टेड की, उसकी डेड बॉडी पर पुलिस को दांतों के निशान मिले थे, और वो दांतों के निशान एग्जैक्टली मैच कर रहे थे टेड बंडी से, और यही फाइनल नेल इन द कॉफिन था, जिसकी वजह से ये कंफर्म हुआ कि टेड ही वो सीरियल किलर है जिसने इतनी सारी लड़कियों को जान से मार दिया था। एग्जीक्यूशन से कुछ ही दिन पहले टेड बंडी ने ऑलमोस्ट 36 मर्डर्स को कन्फेस करा, या फिर तुम कह सकते हो पब्लिक के सामने बताया। टेड ने बताया कि इन सारी ही लड़कियों को किडनैप करने के बाद उसने सेक्सुअली असॉल्ट करा, उनको जान से मारा, और इन लड़कियों की डेड बॉडीज़ को वो माउंटेन्स और फॉरेस्ट में डंप कर देता था। उसने ये भी बताया कि कई बार तो वो दोबारा से वहाँ पर जाता था जहाँ पर उसने किसी भी लड़की को दफनाया था, और उस डेड बॉडी को बाहर निकालता था और उस डेड बॉडी को सेक्सुअली असॉल्ट करता था। टेड ने अपने घर पर काफ़ी सारे विक्टिम्स के कटे हुए सर भी रखे हुए थे एज अ ट्रॉफ़ी, जो कि हर सीरियल किलर करता ही है। टेड के केस में वो अपने विक्टिम्स का कटा हुआ सर रखना उसकी एक तरह से ट्रॉफ़ी थी, जिसे देखकर वो ये याद करता था कि इस बंदे को उसने किस तरह से मारा था और इस विक्टिम के साथ उसने क्या करा था। एंड फाइनली 24 जनवरी 1999 के दिन उन सारी ही लड़कियों को जस्टिस देते हुए टेड बंडी को जान से मार दिया जाता है। He thought he could create this serious doubt and that he would be found not guilty. He was very sure of himself. He asked very good questions. But he didn't learn the first lesson in law school. The first lesson you learn in law school is never represent yourself.